हेलो एवरीवन, मैं हूं कुणाल। स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें हिस्ट्री में क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 6, राज, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक ग्रंथ है? तो जो उत्तर वैदिक ग्रंथ है इसमें से हो जाएगा यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखते हैं इसका व्याख्या। उत्तर वैदिक ग्रंथ पूछा है। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद के काल को ऋग्वेदिक काल के नाम से जानते हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद तथा अन्य कई ग्रंथों के ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। ये ग्रंथ उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में रचे गए। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो इसका जो हो जाएगा, फर्स्ट इधर दिया गया है, जिससे ब्राह्मण वर्ण विभाजन किया गया, उसका यहाँ पे कार्य का विभाजन किया गया था। ब्राह्मण का कार्य था यज्ञ करना, शूद्र का सेवा करना, वैश्य का जो काम था ये व्यापार करना हो गया, और क्षत्रिय का हो जाएगा रक्षा करना। फिर से देखते हैं, ब्राह्मण का काम था यज्ञ वगैरह करना, शूद्र का सेवा, वैश्य का था काम व्यापार, और क्षत्रिय का रक्षा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। वैदिक काल में पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों वैदिक काल में पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया था। तो 4 वर्गों में विभाजित कर दिया था, जिसे वर्ण कहते हैं। प्रत्येक के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। प्रथम वर्ग ब्राह्मण का था, जो वेदों का अध्ययन, अध्यापन, मतलब वेदों का पढ़ना और पढ़ाना ये सब काम था, यह करते थे। तथा दूसरा जो था क्षत्रिय, जो शासक वर्ग था, और इनका जो कार्य था वो था युद्ध व लोगों की रक्षा करना। तीसरा स्थान था वैश्य, जो वैश्य थे। वैश्य का जो काम था वो हो गया, जैसे कृषक वर्ग लोग होते थे, पशुपालक होते थे, और ये खासकर व्यापारी हुआ करते थे। और जो लास्ट जो था शूद्र का स्थान अंतिम था। अन्य तीनों वर्णों की सेवा इनका कार्य दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्र के समान माना गया था। कारण, उत्तर वैदिक काल में सामान्यतया महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। कथन दिया और इसका कारण भी दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अर्थात ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। उत्तर वैदिक काल देखते हैं इसका व्याख्या। उत्तर वैदिक काल में प्रायः औरतों को भी शूद्र के समान माना गया था। समानतः महिला तथा शूद्रों को वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं था। अतः कथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। शूद्रों को अछूत माना जाता था। सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। तो यह वैदिक काल के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही है। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। यह है वैदिक काल के संदर्भ में। इसका व्याख्या देखते हैं। वैदिक काल में क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था। अछूत की अवधारणा वैदिक काल के बाद में आई है। उत्तर वैदिक काल तक शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था। बाद के काल में शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक तथा
शवों को जलाने व दफनाने वाले लोग को अछूत माना गया, अतः कथन तो गलत हो गया। वैदिक काल के अंत तक उत्तर वैदिक काल में सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण होती थी। ये वैदिक काल के अंत में ऐसा हो गया था सिस्टम। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई। दूसरा, उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। तो वैदिक काल के संदर्भ में इसमें विचार करने के लिए कहा गया है। तो इसमें से हो जाएगा दोनों, पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं इसका व्याख्या। उपर्युक्त दोनों कथन सही है। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। वहीं इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत ही सीमित था। पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की है। ये जनपदीय बस्ती या बस्तियाँ निम्नलिखित में से किस या किन स्थानों पर स्थित है? पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर मेरठ, अतरंजी खेरा ये एटा। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है इसका तीनों सही दिया गया है। 6 का डी हो गया। महायज्ञों को करने वाले राजा आगे चलकर जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के वसने की जगह होता है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरंजी खेरा इसमें प्रमुख है। जनपदों के लोग चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालों, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसल उगाते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ से प्राप्त ये बर्तन कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। चित्रित धूसर पात्रों पर की गई चित्रकारी आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल पहला इसका सही है, दूसरा गलत है। लगभग 2,500 वर्ष पूर्व कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। इन्हें महाजनपद कहे जाने लगे। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। ये किलेबंदी आक्रमण से सुरक्षा करती थी। ये राजाओं की समृद्धि और वैभव को भी दर्शाती थी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान आहत सिक्के के रूप में होता था, ना कि संपूर्ण भुगतान। तो यहाँ पे कुछ होता था, जो कुछ भुगतान होता था वो आहत सिक्के के रूप में हुआ करता था। इसलिए कथन 2 गलत हो गया। महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला, प्रायः उपज का 1/3 भाग हिस्सा जो होता था वो कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों को श्रम के रूप में रख कर का भुगतान करना होता था। कारीगरों को श्रम के रूप में मजदूरी करके वो कर के रूप में भुगतान करना होता था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में जो कथन है वो केवल दूसरा सही है और पहला गलत है। महाजनपदों के राजाओं को विशाल किलों और बड़ी सेना के लिए प्रचुर संसाधनों और इनके लिए पर्याप्त कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः राजा लोगों द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6 भाग 1/6 भाग जो था कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। अतः कथन एक गलत है क्योंकि वहाँ पे 1/3 दिया गया था किया जिसे भाग कहा जाता। अतः कथन पहला गलत हो गया। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 9, महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। ऑप्शन दूसरा, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। अखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। अखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से जो कथन सही हो केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। देखते हैं। कथन 1 और 2 सही है परंतु कथन 3 गलत है क्योंकि अखेटकों व संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को कर के रूप में देनी होती थी। प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो कौशाम्बी किस स्थान पर स्थित था? ये स्थित था इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। व्याख्या देख लेते हैं। कौशाम्बी नगर आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है और इलाहाबाद का क्या नाम कर दिया गया है? प्रयागराज। यहाँ से किले की दीवार के अवशेष मिले हैं। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कौशाम्बी प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी थी। महाजनपदीय क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए थे। इन 2 परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। पहला, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। जो हल का फाल होता है वो लोहे के बनने लगे। दूसरा, लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़क कर करने के बजाय धान के पौधे का रोपण करना शुरू कर दिया था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका दोनों कथन सही दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। उपयुक्त दोनों कथन सही है। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। इससे कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसल की उपज बढ़ गई। लोगों ने धान के बीज छिड़क कर उपजाने के बजाय धान के पौधे रोपण की प्रक्रिया सीख ली। इससे पहले की तुलना में बहुत अधिक पौधे जीवित रहते हुए पैदावार ज़्यादा होती थी। इसमें कमरतोड़ परिश्रम लगता था। ये काम अधिकतर दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर या कामगार करते थे। 12 नंबर, मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा और सोन नदियों मगध से होकर गुजरती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। तीसरा ऑप्शन, इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो हो जाएगा तीनों सही दिया गया मगध के संदर्भ में। उपयुक्त तीनों कथन सही है। लगभग
200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदियों मगध से होकर बहती थी, अतः ये नदियाँ यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। यहाँ से सेना के लिए हाथी, रथ, गाड़ियाँ और घोड़ों के लिए लकड़ियाँ प्राप्त होती थी। इन क्षेत्रों में लौह अयस्क की खदानें हैं जो मजबूत औजारों और हथियार बनाने के लिए उपयोगी थे। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा था? तो इनमें से कौन सा जो मगध का शासक नहीं था? तो प्रसेनजीत नहीं था। बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद मगध के महत्वपूर्ण राजा थे, जबकि प्रसेनजीत कौशल महाजनपद का राजा था। निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहा? तो कभी नहीं कौन सा था? ये श्रावस्ती, राजगीर, पाटलिपुत्रा ये रहा। तो इसमें जो था केवल 3 हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। बिहार में राजगिरी, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का जो पटना है, वो को राजधानी बनाया गया, जबकि श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। दूसरा, सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल, रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थी। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सी हो गया, दोनों कथन सही दिया गया। उपयुक्त दोनों कथन सही है। 2300 वर्ष पूर्व मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। मगध के निकट ही वज्जी राज था। वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? वज्जी की राजधानी वैशाली थी। मगध के निकट ही वज्जी राज था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ लगभग, जो बिहार में है वैशाली, यह यहाँ अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। मथुरा का जो सुरसेन, कौशाम्बी, बतस्य या चंपा और चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। मथुरा हो गया सुरसेन, कौशाम्बी और बतस्य और चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। गण या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गण या संघ कहलाता है। दूसरा, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। तो प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही हो जाएगा वो केवल दूसरा हो जाएगा। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। संघ शब्द का तात्पर्य संगठन या सभा में से है। गण या संघ में एक से अधिक शासक होते थे। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी मिलकर विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करते थे, अतः कथन एक गलत हो गया। दूसरा, ये सभाओं में बैठकर बहस, बातचीत और वाद विवाद के जरिए फैसले लेते थे। स्त्रियां, दास तथा कामगार ने इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकता था। बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। गणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? तो ये क्या था? गुप्त ने, गुप्त वंश के। कई शक्तिशाली राजा
इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद इनका राज्य अब से लगभग 1500 वर्ष पूर्व तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें राज्य में मिला लिया। दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? तो दीघ निकाय है क्या? बौद्ध ग्रंथ है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें लगभग 2300 वर्ष पूर्व लिखा गया था। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था? उसका नाम था वस्कार। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्कार को वज्जी संघ पर आक्रमण के संदर्भ में सलाह लेने हेतु बुद्ध के पास भेजा था। 21 एथेंस में प्रजातंत्र या गणतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। ऑप्शन दूसरा, एथेंस में एक सभा थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। तीसरा, औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से जो हो गया सभी सही है। व्याख्या देखेंगे। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चलती रही। वहाँ 30 से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 4 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। यहाँ पर औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी एवं यहाँ पर खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक का अधिकार नहीं मिला हुआ था। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 7, नए प्रश्न नए विचार। बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया सारनाथ। बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये शाक्य गण के क्षत्रिय राजकुमार थे। बुद्ध को बोधगया बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। वाराणसी के निकट सारनाथ में सर्वप्रथम बुद्ध द्वारा उपदेश दिया गया। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण हुआ। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी ताकि लोग उसे आसानी से समझ सके, परंतु इनका लेखन कार्य सामान्यतः पाली भाषा में हुआ। तो जो शिक्षा जो दिया गया था वो तो सामान्य भाषा प्राकृत में दिया गया, लेकिन जो लेखन कला जो है वो पाली भाषा में हुआ। बुद्ध की मृत्यु कुशीनीरा नामक स्थान पर हुई। बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा, लालसा को बताया है। उन्होंने कहा, आत्मसंयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। तो अव्युक्त में से कौन सा यह कथन उनकी शिक्षा के संदर्भ में सत्य है? तो इसमें से जो हो जाएगा क्या? दूसरा का जो होगा सी हो जाएगा। दोनों सही बात है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांतों के अनुरूप है? जैन सिद्धांतों के अनुरूप है। अहिंसा का पालन करना चाहिए। दूसरा, किसी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें से दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा। तीसरा का सी हो गया। व्याख्या देखेंगे हम लोग। उपर्युक्त दोनों कथन सही है। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता।
महावीर ने कहा था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, अतः दोनों कथन सही है। महावीर स्वामी का जन्म लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष का कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कथन कारण कथन देखते हैं। साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। कारण महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चयन कीजिए। पहला, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है, तो इसका ऑप्शन ए हो गया सही। सामान्य बोलचाल की भाषा ही प्राकृत भाषा कहलाती थी। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा मगधी कहलाती थी। महावीर ने अपनी शिक्षा के लिए प्राकृत भाषा का चुनाव किया ताकि आम जन उन्हें समझ सके, अतः विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है? पहला, संघ भिक्षुनियों तथा संघ भिक्षुनियों का एक संगठन था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, देखते हैं आगे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। संघ भिक्षुनियों का संगठन था जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुनियों के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा है। संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। दूसरा, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। तीसरा, विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो ऑप्शन डी इसका गलत हो गया। देखते हैं इसका व्याख्या। विनय पिटक से पता चलता है कि संघ में सभी व्यक्ति प्रवेश ले सकते थे। पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामियों से, राजकर्मियों को अपने राजा से और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने पति से अनुमति लेना आवश्यक था, ना कि माता पिता से। तो इसलिए ऑप्शन डी गलत हो गया। कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं। विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के शरण स्थली थी जो बाद में निवास स्थान में बदल गया। दूसरा, प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो जो उपयुक्त में से दोनों सही है। विहारों के संदर्भ में उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। महाराष्ट्र में स्थित कार्ले की गुफा विहार का उदाहरण है। आठ नंबर क्वेश्चन, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, आश्रम व्यवस्था हो गया। इसका उद्देश्य क्या हो गया? विवाह पर गृहस्थ के रूप में रहना, जंगल में रहकर, और संन्यास है चौथा। तो गृहस्थ पहला हो गया ब्रह्मचर्य, सदा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना, यह हो गया। दूसरा, हाँ इसका देख लेते हैं। दूसरा गृहस्थ हो गया, सब कुछ त्याग कर नहीं, विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना, गृहस्थ हो गया।
वानप्रस्थ हो गया सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना, सी का हो गया तीसरा। और संन्यास जो हो गया जंगल में रहकर साधना करना। तो ऑप्शन नंबर हो गया इसका बी, ऑप्शन बी हो गया। इसका व्याख्या देख लेते हैं। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेगा। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत इन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत इन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी, अतः उन सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाता था। उन्हें सब कुछ त्याग कर लास्ट में सन्यासी बनना होता था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। कारण देखते हैं, कारण दे दिया, ये कथन है और कारण दिया है, उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियम का ही अनुसरण करना होता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका ये और कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन इसका सही कारण जो है इसका सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषदों से संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। आगे देखते हैं। तीसरा, इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसमें तीनों सही दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। उपर्युक्त तीनों कथन सही। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरुओं के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः यह विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन चिंतकों में अधिकांश का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसे हैं जो कि अस्थायी और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। क्वेश्चन नंबर 11। उपनिषदों में संकलित वार्तालापों या चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। दूसरा, इनमें कभी कभी गर्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। तो इसमें जो हो जाएगा गलत डी हो गया। क्या पूछा था इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है डी। उपर्युक्त कथन ए बी सी सही है, परंतु डी गलत है। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाल का है। सत्यकाम जवाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। बाद में वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर सही नहीं है पूछा गया है। पहला, जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया। दूसरा, किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। ये भी सही है। बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में हुआ। और ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है पूछा गया था, तो इसका हो गया डी ही गलत है। इसका व्याख्या देखते हैं। ए बी सी सही है परंतु डी गलत है। जैन धर्म की वर्तमान में उपलब्ध शिक्षाओं का लेखन 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के बलवी नामक स्थान पर हुआ था। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदारी से रहने तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत दी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका डी हो गया, तीनों सत्य है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इन्हीं कारणों से अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक विद्वान पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की। संस्कृत भाषा की यह रचना संबंधित है व्याकरण से। पाणिनि का क्या है? व्याकरण। बुद्ध और जैन के युग में ही पाणिनि ने स्वरों और व्यंजनों को विशेष क्रम में रखकर सूत्र बनाए जो कि बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते थे। इन सूत्रों का प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे तथा अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की जो कि व्याकरण से संबंधित है। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवेस्ता। दूसरा, जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो गया। सी, ए और दो दोनों सही है। जरथुस्त्र ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य, अर्थात हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्ष तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? बौद्ध अनुयायियों के द्वारा। जातक कथा वे कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। इनका संकलन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट जो हमारा आ गया है चैप्टर 8 आ गया, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसका संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौटिल्य ने साम्राज्य स्थापना में चंद्रगुप्त की सहायता की थी। कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने चाणक्य ने अर्थशास्त्र तथा पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचनाएं हैं। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें जो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, बिंदुसार, फिर अशोक हो जाएगा। तो अशोक का दादा हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसका व्याख्या देख लेते हैं। अशोक बिंदुसार का पुत्र था तथा बिंदुसार चंद्रगुप्त का। मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी पाटलिपुत्रा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उज्जैन, तक्षशिला और पाटलिपुत्रा मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो किन स्थानों पर जो अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो इस सभी जगह से प्राप्त हुए। कंधार से, ब्रह्मगिरी से, जौगढ़ से, गिरनार से, लुम्बिनी से। तो ऑप्शन डी हो गया। व्याख्या देखते हैं। अशोक के शिलालेख कंधार, लंपक, मनसेहरा, शहबाजगढ़ी, कालसी, टोपड़ा, मेरठ, बहापुर दिल्ली जो है, लुम्बिनी, रामपुरवा, लोहरिया, अर्राज, गुज्जर, सारनाथ, कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची, पनगुड़िया, गिरनार, जौगढ़, कलिंग, सोपारा, सन्नती, मस्की, येरागुडी और ब्रह्मगिरी इन सभी स्थानों से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कर अनियमित ढंग से एकत्र किए जाते थे। दूसरा, नजराना राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो ना तो ये ना ही दो दिया गया है, दोनों सही नहीं है। देखते हैं इसका व्याख्या। कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था, अतः दोनों कथन गलत है। ऐसे नजराने विविध चीज़ों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से देते थे। 7, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। दूसरा, जहाँ पर सम्राट का सीधा शासन था वहाँ राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूल करते थे। तो आगे देखते हैं उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका दोनों सही है। उपयुक्त दोनों कथन सही है। कुछ हद तक छोटे क्षेत्रों या प्रांतों पर पाटलिपुत्र से नियंत्रण रखा जाता था और वहाँ राजकुमारों को राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। यहाँ कर वसूली के लिए राजा द्वारा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उन्हें सजा भी देते थे। इनमें कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। अधिकारियों के क्रियाकलापों पर नज़र रखने के लिए जासूस होते थे। अनेक संदेशवाहक संदेश पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे।
मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांत पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। दूसरा, मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। तीसरा, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना भेंट दिया करते थे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसका तीनों सही हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा। उपर्युक्त तीनों कथन सही है। मौर्य साम्राज्य में छोटे प्रांतों पर प्रांतीय राजधानियों द्वारा नियंत्रण रखा जाता था। उज्जैन और तक्षशिला प्रांतीय राजधानी थी। कुछ हद तक पाटलिपुत्र जो राजधानी था, पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों में राजकुमारों को राज्यपाल के रूप में भेजकर नियंत्रण रखा जाता था, परंतु इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को भी माना जाता था। मौर्य शासक आवागमन के मार्गों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। यहाँ से उन्हें संसाधन, कर और नजराना भेंट के रूप में प्राप्त होता था। अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि यहाँ से संसाधन नजराने के रूप में एकत्रित किए जाते थे। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मेगास्थनीज, जो इंडिका पुस्तक लिखा है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। डायमेकस बिंदुसार के समय भारत आया। फाहयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आया, जबकि ह्वेनसेंग है जो हर्ष के काल में आया था, हर्षवर्धन के काल में। क्वेश्चन नंबर 10, मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। सम्राट के विषय में उसके विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सम्राट के जनता को सामने आने के अवसर पर शोभ यात्रा के रूप में जश्न होता था। दूसरा, उनके अंगरक्षक सोने व चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते थे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो उपयुक्त में से सभी सही है। उपर्युक्त तीनों कथन सही है। मेगास्थनीज के वर्णन से पता चलता है कि सम्राट सोने की पालकी में जनता के सामने ले जाया जाता था तथा उसके जनता के सामने आने पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। अंगरक्षक अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। सजा धजा जो हाथी होता था उस पर सवार होते थे। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते थे। इन पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड होता था जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता रहता था। राजा को हमेशा डर रहता था कि कोई उसकी हत्या ना करे, इसलिए राजा हथियारबंद महिलाओं से घिरा रहता था। उसके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके में मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। तीसरा, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा सही हो जाएगा? तो केवल दूसरा इसमें सही है, बाकी ये दोनों गलत हो गया। कथन 1 गलत है क्योंकि उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने के मार्ग में पड़ता था, जबकि तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त की नहीं बल्कि कौटिल्य के विचार हैं, अतः कथन 3 गलत है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य का ही है।
अन्य नाम चाणक्य था। उसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। दूसरा, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। तीसरा, अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो इसमें जो सही हो जाएगा पहला और तीसरा इसका सही होगा। ऑप्शन सी हो गया। कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 गलत है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, ना कि खरोष्ठी में लिपि में है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। और कौन सा अभिलेख है वो? अभिलेख नंबर 13। उसने कहा है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ था। और अशोक ने त्याग देता है युद्ध की नीति। कलिंग युद्ध में जन हानि से दुखी होकर अशोक ने धर्म का पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। धर्म के संदर्भ में उसके विचार निम्नलिखित हैं। पहला, अशोक का मानना था कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, उसके बदले हुए धर्म की अभिवृद्धि में योगदान करें। तो अशोक के उपयुक्त विचारों में से कौन सा विचार सही है? तो इसका दोनों सही है। कलिंग अभिलेख में धर्म के विषय में अशोक ने कहा है कि मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विषय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि ताकि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। धर्म शब्द संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृत रूप है। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? धम्म महामात्य। अशोक द्वारा धर्म की शिक्षा के देने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी थे धम्म महामात्य। धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का प्रयोग किया है उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलालेख और स्तंभों पर खुदवाए हैं। सही है। दूसरा, उसने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों की प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में दूत भेजे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से सभी सही है। अशोक ने धर्म के प्रसार के लिए उपयुक्त सभी कदम उठाए थे, अतः तीनों कथन सत्य हैं। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्ष में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई है? तो वो हुआ है ब्राह्मी लिपि से। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां जैसे देवनागरी, तमिल, बांग्ला, मलयालम सभी ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। अपनी प्रजा के लिए अशोक द्वारा दिए संदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। उसने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियां बताई। ये रीतियां हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मण तथा श्रमों को दान देना। उपयुक्त कौन सा कथन सही? तो इसमें दोनों सही है। उपयुक्त दोनों कथन सही है। अशोक ने बच्चों के जन्म
यात्राएं शुरू करने, विवाह आदि अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान व कर्मकांड के स्थान पर मानवता का संदेश अपनी प्रजा को दिया है, जिसमें जीवों पर दया, ब्राह्मणों व श्रमणों को दान, दासों व नौकरों से अच्छा व्यवहार सभी सम्मिलित है। इसीलिए अशोक महान हो गया, इनके इस विचार की वजह से। चलिए, तो हम लोग देख लिए चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर लिए, 8 तक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 9, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।